आज आपके सामने हम लेकर आए हैं NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित रेफरेंस बुक लेखा शास्त्र क्लास 12 हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रीडर्स चॉइस की बुक है। इसमें काफ़ी दिनों से डिमांड पर रही एक ऐसा चैप्टर जिसको हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसके बारे में कमेंट में बच्चों ने बहुत डिमांड की हुई है कि सर इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे वह आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर है क्या, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण की परिभाषा, यानी कि रोकड़ प्रवाह आखिर है क्या, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, रोकड़ प्रवाह है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ क्या हैं, यानी उसका एडवांटेज। ये हो गया डेफिनेशन और ये हो गया एडवांटेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण के दोष या सीमाएं यानी लिमिटेशंस। चौथा हमारा पॉइंट होगा रोकड़ प्रवाह विवरण का वर्गीकरण, यानी इसको हम कितने भागों में बांट करके इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप सुनेंगे रोकड़ प्रवाह की परिभाषा आखिर क्या है। रोकड़ प्रवाह यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। जब कोई बिजनेसमैन या कोई व्यापारी या कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर समस्त कार्य जो होते हैं उनके रोकड़ पर यानी कैश पर पूरी तरह आधारित होता है। जब हम कैश का पेमेंट करते हैं तो कहीं से हमें कैश का भुगतान प्राप्त भी होता है, कहीं पर हम पेमेंट भी करते हैं। दोनों प्रकार के लेन देनों को यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन उसके बारे में अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है कि ये जो रकम हमारे पास आती है किन किन प्रक्रियाओं से प्राप्त होती है और किन किन संसाधनों पर इसको व्यय किया जाता है, कहाँ पर इसको खर्च किया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रोकड़ विवरण जो होता है वह रोकड़ तुल्य तथा रोकड़ में बदलाव के संबंध में रोकड़ प्रवाह को प्रचालन, निवेश और वित्तीय प्रक्रियाओं में वर्गीकृत करते हुए एक ऐतिहासिक सूचना प्रदान करता है। इसको और अन्य सरल शब्दों में अगर हम व्यक्त करें तो इसका मतलब ये होता है कि रोकड़ प्रवाह 2 साल के बीच में होने वाले रोकड़ संबंधी लेन देनों का परिवर्तन है, यानी बदलाव है, जिसको हम निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशन यानी परिचालन, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल प्रक्रियाओं के द्वारा समझते हैं। इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो हमने बात बताई है आपको, ये तो रोकड़ प्रवाह से संबंधित हो गया है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आपको इसका जो लेखा जोखा, जो हिसाब किताब आप लिखेंगे वो हमेशा अपने शब्दों में पूरी तरह समझ बूझ करके ही लिखेंगे, तो जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ स्टूडेंट की समझ में ये टॉपिक आ चुका है। रोकड़ प्रवाह का मतलब क्या होता है? रोकड़ का आना और जाना। जब बिजनेस चलता है तो उसमें रोकड़ आना और जाना संभव होता है। ये जो रोकड़ होता है आने जाने की प्रक्रिया, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्रचालन, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसे हिंदी में प्रचालन क्रियाएं कहा जाता है या संचालन क्रियाएं कहा जाता है। संचालन क्रियाओं से प्राप्त होने वाली रकम और संचालन क्रियाओं में खर्च होने वाली रकम। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं विनियोग से संबंधित यानी निवेश क्रियाएं, जिसमें कितना पैसा हमने संपत्तियों पर खर्च किया है और कितना पैसा संपत्तियों से हमें प्राप्त हुआ है। तीसरा होता है वित्तीय क्रियाएं, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शेयर इशू करना, लोन वगैरह और डिविडेंड वगैरह चुकाना,
और डिबेंचर वगैरह का पेमेंट करना, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। इन तीनों को मिला करके ही रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण किया जाता है, पता लगाया जाता है कितना रुपए हमारे पास रोकड़ के रूप में प्राप्त हुए हैं और कितना रुपया हमारे पास रोकड़ के रूप में भुगतान किया गया है। इस प्रकार से हम रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण करते हैं और रोकड़ प्रवाह के बारे में जानकारी लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण से फायदा क्या है। आखिर हम अभी इतनी सारी बातें आपको बताए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेसमैन अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा है तो उसको कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। किस चीज़ का फ़ायदा होगा? सबसे पहला तो उसे फ़ायदा होगा रोकड़ के प्रवाह का ज्ञान होगा। यानी जब रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है तो उससे उसे रोकड़ के अंतर्वाह यानी कितना पैसा उसको कितना रोकड़ आएगा और कितना पैसा उसका बहिर्वाह यानी कि बाहर जाएगा, भुगतान किया जाएगा, इसका आसानी से पता लगा सकता है। दूसरा फायदा है परिवर्तनों का ज्ञान, यानी कि उनको क्या डिफरेंस हुआ, यानी इस साल और पिछले साल के बीच में यानी 2 सालों के मध्य आखिर रोकड़ी लेन देन का कितना परिवर्तन हुआ है, कितना चेंजिंग हुआ है, इसका पता चल जाएगा। तीसरा फायदा होता है प्लानिंग में सहायक, यानी योजना बनाने में सहायक। कोई भी व्यापारी हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई कंपनी हो, अगर उनको ये पता लग जाता है हमारे पास कितना रोकड़ आएगा, कितना रोकड़ जाएगा और हमारे पास कितना रोकड़ बचेगा, तो वो फ्यूचर के बारे में यानी भविष्य के बारे में किसी भी प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं उनके द्वारा। इस प्रकार से भविष्य की जो योजनाएं होती हैं वो पूरी तरह से उनको हम यह जान सकते हैं कि उन पर हम कितना रोकड़ खर्च कर सकते हैं। चौथा है लाभांश का भुगतान करने में सहायक। जब भी कोई कंपनी चलती है तो वह कंपनी ये जरूर अपने शेयर होल्डरों को, अंशधारियों को जिसे बोलते हैं हम, उनको लाभांश का भुगतान करती है क्योंकि उन्होंने शेयर इस कंपनी में लगाया हुआ है। अगर इनके पास कैश यानी रोकड़ होता है तो उसका भुगतान वो नकदी में कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पांचवा फायदा है अल्पकालीन वित्तीय योजनाओं में सहायक। अगर ऐसी कोई योजना कंपनी के पास है जो बहुत ही कम समय में उनको पूरा करना है और वह पूरी तरह से रोकड़ पर ही आधारित है, तो उनको भी वो पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम और समर्थ होते हैं। इसका मतलब है मैनेजमेंट इस प्रकार के निर्णय बड़ी आसानी से ले सकता है जो कि योजनाएं बहुत कम समय में पूरी की जा सकती हैं। छठा फायदा है रोकड़ बजट में सहायक, यानी कैश बजट के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है क्योंकि इससे हमें कैश के आने यानी कि कितना रिसिप्ट होगा, कितना पेमेंट होगा, इसका पता चल जाता है। सातवां फायदा है कुशल वित्तीय प्रबंधन में सहायक, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है उनको भी पैसा ही चाहिए और पैसे के लिए मैनेजमेंट में पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है और मैनेजमेंट के लिए पैसा ज़रूर चाहिए क्योंकि हम नई नई टेक्निक, नए नए रिसर्च जब करते हैं वहाँ पर पैसे की बहुत ज़रूरत होती है और इसके बारे में जानकारी हमें कैश फ्लो से ही पता चल सकता है। इसके बाद आठवां जो फायदा है वो है विभिन्न कार्यों के अलग अलग रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने में सहायक, यानी हम रोकड़ प्रवाह जब विवरण बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो हम विनियोग से संबंधित, बिजनेस के संचालन से संबंधित, फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी वित्तीय लेन देनों से संबंधित अलग अलग तरीकों से हम रोकड़ के प्रवाह का, अंतर प्रवाह का और बहिर्प्रवाह का आसानी से नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी इस प्रकार से हमें 8 प्रकार के फायदे हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे रोकड़ प्रवाह के दोष या यूँ कहिए इसकी लिमिटेशंस या सीमाएं। सीमाओं से मतलब होता है इसका नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान है इससे हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस नहीं पता लगा सकते हैं। दूसरा है इस विवरण की सहायता से स्थिति विवरण यानी जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं उसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह पूंजी संपत्ति को, दायित्व को नहीं बताता है।
तीसरा नुकसान है, यह व्यापार की तरलता का भी मूल्यांकन सही ढंग से नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें समस्त चालू संपत्तियां और समस्त चालू दायित्वों का ज्ञान नहीं हो पाता है। सिर्फ नकदी से संबंधित लेन देनों का ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलन होता है। अगला नुकसान होता है, इसके विवरण से केवल रोकड़ के ही अंतर्वाह का और बहिर्वाह से संबंधित लेन देनों को दिखाया जाता है, लेकिन गैर रोकड़ी लेन देनों को यहाँ पर लेखा जोखा नहीं होता है। इस प्रकार से 4 नुकसान यहाँ पर आपके सामने बताए गए हैं। यदि संभव हो तो आप मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को अपनी कॉपी पर स्टेप बाय स्टेप नोट कर सकते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। हमारा चौथा पॉइंट है रोकड़ प्रवाह विवरण का वर्गीकरण। हम रोकड़ प्रवाह विवरण का जब हम टुकड़े करते हैं तो इसको हम 3 भागों में इसकी प्रक्रियाओं के रूप में विश्लेषण करते हैं। इसमें से पहली प्रक्रिया होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसे हम परिचालन क्रियाएं कहते हैं। इस क्रियाओं में यानी इस प्रकार की प्रक्रिया में इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला कैश फ्लो फ्रॉम इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कैश इनफ्लो, कहाँ से पैसा ऑपरेशन में यानी बिजनेस के संचालन में आएगा, जिसे हम हिंदी में रोकड़ अंतर्वाह कहते हैं। दूसरा है रोकड़ बहिर्वाह, जिसे हम कैश आउटफ्लोज कहते हैं। तो सबसे पहले हम रोकड़ अंतर्वाह के बारे में जानेंगे। आखिर हमारे पास रकम रोकड़ के रूप में कहाँ से प्राप्त हो सकती है। पहला है कैश सेल से प्राप्त होगा। भाई जब नगद माल बेचेंगे तो वहाँ से पैसा आ जाएगा, रोकड़ यानी कि नगद विक्रय। दूसरा है इनकम फ्रॉम सर्विसेज। अगर कंपनियां सेवाएं प्रदान कर रही हैं तो वहां से भी इनकम प्राप्त हो सकती है। तीसरा है इनकम रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जिन ग्राहकों को उधार माल बेचा गया है, ग्राहकों से वसूली गई राशि या ग्राहकों से प्राप्त रोकड़। चौथा है कमीशन और अदर रिसीप्ट, यानी कमीशन से प्राप्त होने वाली रकम या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त होने वाली रकम। पांचवा है इनकम टैक्स रिफंड। जरूरी नहीं है इनकम टैक्स भुगतान ही किया जाए, कभी कभी इनकम टैक्स हमारे पास प्राप्त भी हो जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ देखेंगे तो यहाँ 5 प्रकार से रोकड़ अंतर्वाह यानी कैश हमारे पास प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे रोकड़ बहिर्वाह यानी भुगतान का, यानी पेमेंट का। पैसा कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कैश आउटफ्लो। सबसे पहले कैश पेड फॉर परचेज, नगद माल खरीदना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, रोकड़ खर्च होगा। दूसरा है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, जो हमारे लेनदार हैं जिनसे उधार माल खरीदा गया है उनको नगद भुगतान किया जाएगा। तीसरा है कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बिजनेस के संचालन के लिए जिस प्रकार के खर्चों में भुगतान होता है, जैसे सैलरी पेड है या अन्य प्रकार के खर्चे हैं जिनका भुगतान किया जा रहा है, वो खर्चे भी यहाँ पर आते हैं। और चौथे नंबर पे है कैश पेड फॉर वेजेज, मजदूरी का भुगतान हो सकता है। और पांचवा है टैक्स पेड यानी कर का भुगतान। इस प्रकार से आपने यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यानी ऑपरेटिंग परिचालन क्रियाएं जिसको हम कहते हैं, इसके कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों को आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया है। अब हम इसके तीसरे पार्ट में चलते हैं जिसको हम यहाँ पर निवेशीय क्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। इसमें भी देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, यानी कहाँ से रोकड़ अंतर्वाह यानी कैश फ्लो होगा, जिसे हम कैश इनफ्लोज बोलेंगे, और कहाँ पर कैश आउटफ्लोज होगा यानी कहाँ पर पैसा खर्च होगा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम अपनी स्थायी संपत्तियों को, यानी कि एक बिजनेसमैन यानी एक कंपनी जब स्थायी संपत्तियों को बेचेगा तो वहाँ से पैसा प्राप्त होगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट को अगर सेल किया जाएगा तो वहाँ से भी पैसा मिलेगा, रोकड़ आएगी।
इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर ये इन्वेस्टमेंट कहीं होता है तो यहाँ से दो प्रकार की रकम प्राप्त होती है, एक तो डिविडेंड प्राप्त होता है और दूसरा इंटरेस्ट प्राप्त होता है। अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो भी इनके पास कैश आएगा और डिविडेंड आएगा तो भी इनके पास कैश रिसीव्ड होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे 5वें नंबर पर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टेड एसेट्स। इसका मतलब होता है अगर कंपनी ने किसी ऐसी संपत्ति में पैसा लगाया है जहाँ से किराए के रूप में कुछ रकम प्राप्त हो रही है तो वहाँ से भी कैश रिसीव्ड हो सकता है। इस प्रकार से 5 तरीकों से रोकड़ अंतर्वाह यानी कैश इनफ्लो आसानी से हो सकता है। अब बात करेंगे कैश आउटफ्लोज कहाँ होगा। तो भाई कैश आउटफ्लोज के बारे में अगर बात करें, रोकड़ बहिर्वाह हिंदी में बोलते हैं इसको। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स यानी अस्थायी संपत्तियों की खरीद करने में यानी क्रय करने में जो खर्च होगा उसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्ट किया जा रहा पैसा किसी ऐसी दूसरी कंपनी में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर कंपनी में लगाया जा रहा है तो उसे बोलेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा जमा किया जा सकता है, यह भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर भी पैसे का खर्च होगा और यानी यहाँ भी रोकड़ जाएगा कंपनी के द्वारा, तो यह भी कैश आउटफ्लो कहा जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के दोनों भागों को अर्थात कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं और ये लास्ट पार्ट है इसका, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में वित्तीय क्रियाएं कहा जाता है। वित्तीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, वही कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज यानी रोकड़ अंतर्वाह। इस फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पैसा कहाँ से कंपनी के पास आएगा, तो पहला साधन है इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू किया जाएगा। अब वो शेयर जो है इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। दोनों शेयर्स को अगर इशू कर रहे हैं या कोई सा एक इशू कर रहे हैं तो वहाँ से पैसा प्राप्त होगा, वहाँ से रोकड़ आएगा। दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर। जब डिबेंचर यानी ऋण पत्रों का निर्गमन होता है तो उनसे भी रोकड़ प्राप्त होता है कंपनी को। तीसरा है लोन टेकन। लोन टेकन मतलब है कि डिबेंचर के अलावा भी, डिबेंचर भी एक प्रकार का लोन है लेकिन इसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट वगैरह कंपनी इशू करती है और उसको टुकड़ों में भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो लोन वाला प्रोग्राम है ये लोन लेने का है, ये बैंक से भी लिया जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लिया जा सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है। परंतु लोन अगर लिया है तो रोकड़ इनके पास, कंपनी के पास आ रहा है तो वो हमारा कैश इनफ्लो कहा जाएगा। चौथा नंबर है बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज। अगर मान लो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से आवश्यकता से अधिक रकम, यानी ओवरड्राफ्ट है क्या, अगर किसी व्यापारी का 10,000 रुपये जमा है, उसने 15,000 रुपये निकाल लिए, तो जो 15,000 रुपये निकाला है तो अपनी जमा की हुई रकम से 5,000 फालतू निकालता है। तो जो 5,000 फालतू निकाल रहा है वो उसका एक्स्ट्रा जो है कैश इनफ्लो हो गया, यानी हमारा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी हमने ओवरड्राफ्ट लिया है। तो ओवरड्राफ्ट हमारे पास यहाँ पर 5,000 का बढ़ चुका है तो उसको हम यहाँ पर हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ है। या यूँ भी मान सकते हैं कि हमारे पास पिछले साल 20,000 का ओवरड्राफ्ट था, इस बार हमने 25,000 का या 30,000 का ओवरड्राफ्ट कर लिया है टोटल, तो इसका मतलब है 20,000 से अब हम 30,000 ओवरड्राफ्ट किए हैं तो 10,000 का ओवरड्राफ्ट हमारा बढ़ गया। इसका मतलब हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया यानी फालतू पैसे निकाले हैं, तो वो हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ, कैश आया है, तो वह भी यहाँ पर लिखा जाएगा, जिसे हम बैंक अधिविकर्ष कहते हैं हिंदी में। रोकड़ बहिर्वाह का मतलब होता है भुगतान, यानी कितना पैसा जा रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भुगतान करना, या यूँ कहिए पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान, उनका पैसा चुका दिया जाएगा पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, तो उसके लिए रोकड़ चाहिए, रोकड़ चली जाएगी, रोकड़ का भुगतान होगा, इसलिए रोकड़ बहिर्वाह हो जाएगा। डिविडेंड इंटरेस्ट पेड, चाहे डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो, अगर भुगतान कंपनी की ओर से किया जा रहा है तो वह भी बहिर्वाह कहा जाएगा, रोकड़ बहिर्वाह, यानी रोकड़ या कैश आउटफ्लो हो रहा है। यहाँ पर लोन का भुगतान होगा तो भी कैश आउटफ्लो होगा, हम कर्ज का चुका मतलब कर्ज चुका रहे हैं।
डिवेंचर पेड, डिवेंचर यानी हम यहाँ पे डिवेंचर जब इशू कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, तो पैसा चुका भी तो सकते हैं। कंपनी अगर चुका रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने कर्ज को चुका रही है, पैसा जा रहा है, रोकड़ का भुगतान हो रहा है, तो कैश आउटफ्लो हो रहा है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट से मतलब होता है अब हम ओवरड्राफ्ट का भुगतान कर रहे हैं, तो हमारा लोन जो बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में हम पे चढ़ा हुआ है अब वो कम हो रहा है, तो उसको हम कम करने का मतलब क्या हुआ, कम तभी होगा जब हम उसको चुकाएंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा तो यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग अर्थात फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में समझ लिया है। 3 प्रकार की एक्टिविटीज के द्वारा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो करते हैं। और इसके बाद अब आपको हम बताएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस प्रकार के फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि आपसे ये पूछा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के द्वारा सोल्व करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए आपको इस फॉर्मेट को बनाना होगा। पार्टिकुलर्स रुपीज लिखेंगे, बाकायदे देख लीजिए, शुरुआत से ही आपको ये यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशन, ये हेडिंग है। इसमें कैश सेल, कहाँ से नगद पैसा प्राप्त होगा, नगद रोकड़ आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ग्राहकों से प्राप्त रोकड़। कमीशन एक्सेट्रा रिसीव्ड यानी कमीशन वगैरह प्राप्त होता है नगद, उसको लिखते हैं। रॉयल्टी रिसीव्ड, जितना प्राप्त होगा। इन सब का टोटल ए, क्योंकि हमने इसका नाम ए लिखा है तो इसका टोटल ए करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इसमें से घटाएंगे कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट किस बात के लिए, कैश परचेज करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, रोकड़ खर्च होगी। पेमेंट टू क्रेडिटर, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, उनको भुगतान करेंगे तो भी खर्च होगा। कैश एक्सपेंसेज, जो भी नगद सैलरी वगैरह वेजेज वगैरह का पेमेंट होगा वो खर्च होगा। स्टाफ को सैलरी के रूप में भुगतान करेंगे, जन कल्याण के रूप में भुगतान करेंगे, वो खर्च होगा, उसको लिखेंगे। अन्य खर्चों के लिए किसी प्रकार का व्यय होता है उसको भी लिखेंगे। इन सभी खर्चों का टोटल यहाँ लिखेंगे, टोटल बी नाम डाल देंगे इसका। ए टोटल ए है और ये टोटल बी है, टोटल ए में से बी को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर ब्रैकेट में ए माइनस बी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जिसे पता चलेगा हमने ए में से बी को घटाया है। यहाँ पर ए है और ये है बी, तो ए में से बी को घटा दिया गया, यानी इसमें से इसको घटाया तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेशन पता चल गया है ए माइनस बी करके। इसके बाद हम इसमें से टैक्स पेड घटाएंगे, माइनस होगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर कोई है तो उसको प्लस करेंगे। घटाने वाली रकम को ब्रैकेट में लिखेंगे, जोड़ने वाली को ऐसे ही लिखेंगे नॉर्मल, प्लस में माना जाएगा ये। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको घटाएंगे। इसमें एक रकम ये और ये, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटा देंगे, जो बचेगी रकम यहाँ लिखेंगे और इसका जो नाम लिखा जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो प्राप्त हो चुका है। इस फॉर्मेट को आपके सामने रखा गया है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही मेहनत करके तैयार किया है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक अवश्य शेयर कीजिए। इसके बाद हम आपको दूसरा फॉर्मेट बताएंगे। उस फॉर्मेट के द्वारा आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कर और असामान्य मदों से पूर्व आय, ये पूछा जाता है। इसके जो फॉर्मेट है, क्योंकि हर बच्चा फॉर्मेट के बारे में बहुत ज़्यादा उतावला होता है,
हाँ, ये अलग बात है भाई, फॉर्मेट आ गया है तो उसको नहीं ध्यान देते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन आप फॉर्मेट याद कर लेंगे तो आपका सवाल और आसान हो जाएगा। इसके फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले पार्टिकुलर रुपीज का कॉलम आप तैयार करेंगे। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जैसे 2020 और 21 है तो 2021 का प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, 2020 का प्रॉफिट नीचे लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिख देंगे। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला घट गया तो भाई यहाँ वैल्यू प्लस में आएगी। मान लीजिए यहाँ 10,000 है, यहाँ 20,000 है, नहीं 10,000 है, 15,000 है, तो 5,000 रुपये हमारे यहाँ पर जब लिखे जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, यानी ब्रेकेट लगा देंगे। अगर ऊपर 15 है नीचे 10 है तो इसका मतलब 15 में से 10 आसानी से घट जाएगा, तो यहाँ 5,000 प्लस में रहेगा। इसमें हम जोड़ेंगे क्या, हम इसमें तमाम वो खर्चे जोड़ेंगे जो नगद होते ही नहीं हैं। जैसे इंटरिम डिविडेंड के लिए प्रोविजन होता है, पेमेंट तो जब होता है तब कहा जाता है, ये हो गया। डिप्रिसिएशन भी नगद किसी को दिया नहीं जाता, लेकिन इसको हम खर्चे के रूप में जानते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हम टैक्स के लिए प्रावधान करते हैं लेकिन किसी को देते नहीं हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे, ये सब ऐड होगा। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जा रहा है पैसा सामान्य संचय में। सामान्य संचय में हम अपने प्रॉफिट में से पैसा काट के निकाल के कंपनी अपने अलग खाते में रख लेती है, लेकिन किसी को भुगतान किया नहीं जाता है। ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाने वाला पैसा है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज है। ये तमाम खर्चे जो हो रहे हैं ये नगद हो ही नहीं रहे हैं, ये कंपनी काट के अपने आप ही रख रही है प्रॉफिट में से। डिविडेंड पेड, डिविडेंड तुरंत पेड नहीं होता है, पेड के लिए पहले अनाउंसमेंट होता है, यहाँ लिखा जाएगा। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ, WO का मतलब रिटर्न ऑफ है, यानी अपलिखित किया गया है प्रारंभिक व्यय को, यहाँ लिखेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, यानी ख्याति को अपलिखित किया गया है, वो लिखेंगे। इन सभी को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और फिर इस डिफरेंस में जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें इसको जोड़ेंगे, जोड़ के यहाँ जो रकम प्राप्त होगी उसमें से ये दो आइटम्स हम ध्यान देंगे, इनको घटाने का काम करेंगे। पहला, टैक्स अगर रिफंड हुआ है तो उसको लिखेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई इनकम प्राप्त हुई है तो उसको लिखेंगे। दोनों प्रकार की रकमों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, यानी क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो घटा के जो यहाँ प्राप्त होने वाली रकम होगी इसका नाम होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यही हमें कैलकुलेट करना था और हमने इसको यहाँ पर मुख्य तौर पर हेडिंग के रूप में लिखा भी है। तो ये हमारे पास अब ये प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट का सिलसिला यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगली वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आएंगे। बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि बेस्ट रिस्पॉन्स पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली सामने आना होगा और मेहनत भी करना होगा। ये एक न्यू चैप्टर है आपके लिए खास, तो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बने रहिए, फिर लेकर आते हैं महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।